दोस्तों, ऐसा बहुत कम होता है जब कत्ल के किसी मामले में कातिल के पकड़े जाने के बावजूद भी कत्ल की कहानी ना सुलझे, साजिश की परतें ना हटें। लेकिन मुंबई में हुए आर्टिस्ट हेमा उपाध्याय और उनके वकील हरीश भमानी के डबल मर्डर की कहानी के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। इस दोहरे कत्ल के सिलसिले में अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी के बावजूद ना तो मर्डर की रियल स्टोरी बाहर आई है और ना ही हेमा उपाध्याय के साथ तलाक के झगड़े में उलझे उसके पति को ही क्लीन चिट मिली है। तो दोस्तों, क्या है हेमा उपाध्याय की पूरी कहानी, हम आज जानेंगे पूरे विस्तार से। और इसके बाद कहानी में लास्ट में एक ट्विस्ट है आपके लिए। लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आरडी आपका चैनल पर स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप अपने इस परिवार में नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और इसके साथ ही कहानी में लास्ट तक बने रहें और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपके कमेंट्स का जवाब मैं आने वाले वीडियोज़ में ज़रूर देती हूँ। तो दोस्तों, कहानी को लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि हो सकता है आपके कमेंट्स इसी वीडियो में हों। तो चलिए दोस्तों, आपका समय नहीं लेते और जानते हैं कि कत्ल की पूरी कहानी आखिर है क्या। शहर से अचानक 2 लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं, लेकिन साजिश का पता नहीं चलता। 24 घंटे के भीतर दोनों का कत्ल भी हो जाता है, लेकिन साजिश का फिर भी पता नहीं चलता। अगले 24 घंटे में इस कत्ल के इल्ज़ाम में 4 लोग पकड़े भी जाते हैं। तीनों अपना गुनाह कबूल भी कर लेते हैं, लेकिन फिर भी साजिश का पता नहीं चलता। जुर्म की दुनिया में ऐसे मामले कम ही देखने को मिलते हैं, जहां गुनहगार के पकड़े जाने के बावजूद वारदात की साजिश पेचीदा ही रह जाए। आज क्राइम की कहानी में मुंबई के हाई प्रोफाइल डबल मर्डर केस की कहानी कुछ ऐसी ही है। 12 दिसंबर 2015 शनिवार को शाम 6:30 बजे कांदीवली के एक नाले में हेमा उपाध्याय और हरीश भमानी की लाश बरामद हुई। दोनों की लाश गत्ते के डिब्बों में पैक थी और देखकर लग रहा था कि दोनों का कत्ल गला घोंटकर किया गया है। पुलिस ने जल्द ही शहर के 2 अलग अलग थानों में दर्ज मिसिंग रिपोर्ट्स की बदौलत दोनों की पहचान कर ली और तफ्तीश भी शुरू कर दी। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि कंटेम्पररी आर्टिस्ट हेमा उपाध्याय का अपने पति चिंतन उपाध्याय के साथ तलाक का मुकदमा चल रहा है और इस लड़ाई में वकील भमानी उनका साथ दे रहे हैं। लिहाजा शुरुआती शक चिंतन उपाध्याय पर ही गया और जल्द ही चिंतन उपाध्याय हिरासत में ले लिए गए। लेकिन मामला तब पहली बार उलझता हुआ लगा जब पकड़े जाने के बावजूद भी चिंतन उपाध्याय ऐसी किसी साजिश से लगातार इनकार करते रहे। मगर इसी बीच पुलिस को एक ऐसी बात पता चली जिसने उसके तफ्तीश की पूरी कहानी ही बदल कर रख दी। ये बात कत्ल से चंद घंटे पहले हेमा उपाध्याय के मोबाइल पर आया एक टेलीफोन कॉल था। छानबीन हुई तो पता चला कि हेमा उपाध्याय को टेलीफोन करने वाले शख्स ने उसे उसके पति चिंतन उपाध्याय के खिलाफ कुछ सबूत देने की बात कही थी और इसी वजह से हेमा उपाध्याय उस वकील के साथ उससे मिलने के लिए रवाना हो गई थी। लेकिन इसके बाद न जाने ऐसा क्या हुआ कि दोनों का घर लौटना तो दूर, दोनों का कत्ल कर लाशें कांदीवली के नाले में निपटा दी गई थी। कातिल की तलाश में जर्रा जर्रा छान रही पुलिस इस गुमनाम टेलीफोन कॉल का पीछा करती हुई जल्द ही वाराणसी जा पहुंची, जहां से उसने शिव कुमार उर्फ साधु राजभर नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया। ये शख्स न सिर्फ दोनों कत्ल की बात कबूल कर रहा था, बल्कि इस साजिश में शामिल दूसरे लोगों का नाम भी बता रहा था। लगे हाथ 3 और लोग भी मुंबई से गिरफ्तार कर लिए गए। लेकिन कमाल देखिए कि पुलिस को मिली इस कामयाबी को भी अब 3 से 4 दिन गुजर गए थे। साफ नहीं हो रहा था कि आखिर इस हाई प्रोफाइल डबल मर्डर की मिस्ट्री का साजिश पूरी तरीके से है क्या। सवाल है आखिर क्यों? क्योंकि आगे की कहानी और भी अजीब और उलझाने वाली है। मुंबई के इस हाई प्रोफाइल डबल मर्डर केस की पूरी कहानी
पहले ही दिन एक रहस्यमयी टेलीफोन कॉल के इर्द गिर्द घूम रही थी, क्योंकि यही वो टेलीफोन कॉल थी जिसके आने के बाद हेमा उपाध्याय कांदीवली में किसी से मिलने के लिए अपने घर से निकल गई थी और उनका कत्ल हो गया। और इसी वजह से रहस्यमयी कॉल वाले टेलीफोन नंबर का पीछा करती हुई पुलिस वाराणसी जा पहुंची, क्योंकि ये फ़ोन मुंबई में रहकर फ़ोटो फ्रेमिंग का वर्कशॉप चलाने वाले विद्याधर राजभर नाम के एक ऐसे शख्स ने किया था जो मूल रूप से वाराणसी का रहने वाला था। हेमा उपाध्याय और हरीश भवानी की लाश मिलते ही विद्याधर राजभर अपने एक मुलाजिम और कत्ल में उसका साथ देने वाले साधु राजभर के साथ घबराहट के मारे मुंबई से भाग निकला था। उधर जब पुलिस को ये बात पता चली कि विद्याधर राजभर अपने मुलाजिम साधु के साथ वाराणसी के लिए निकल चुका है, तो मुंबई पुलिस भी वाराणसी के लिए चल पड़ी। लेकिन विद्याधर राजभर और साधु राजभर का पीछा करती पुलिस को तब एक झटका लगा जब उसे पता चला कि विद्याधर राजभर तो साधु राजभर के साथ वाराणसी पहुंचा ही नहीं, बल्कि वो ये कहकर बीच रास्ते में ही उतर गया कि वो वापस मुंबई पुलिस के सामने सरेंडर करने जा रहा है। ये बात मुंबई और वाराणसी के बीच मौजूद इटारसी रेलवे स्टेशन की थी। लेकिन इसी इटारसी से विद्याधर राजभर न सिर्फ फरार हो गया, बल्कि उसने अपना मोबाइल फ़ोन भी स्विच ऑफ कर लिया। हालांकि वाराणसी में पहले यूपी एसटीएफ और फिर मुंबई पुलिस के हत्थे चढ़ने वाले साधु राजभर ने जो खुलासा किया वो चौंकाने वाला था। उसने पुलिस को बताया कि हेमा उपाध्याय और विद्याधर राजभर बिजनेस पार्टनर थे और इसी पार्टनरशिप के बकाये के तौर पर विद्याधर राजभर हेमा उपाध्याय से 5,20,000 रुपये लेना चाहता था, जबकि हेमा उपाध्याय ये रुपये दे नहीं रही थी। 11 सितंबर को विद्याधर राजभर ने हेमा उपाध्याय को फ़ोन किया और उसे उसके पति चिंतन उपाध्याय के खिलाफ सबूत देने के बदले फिर से अपने रुपयों की मांग की। इस बार हेमा उपाध्याय सबूतों के लालच में रुपए चुकाने के लिए राजी हो गई, लेकिन साथ ही ये शर्त भी रख दी कि पहले वो और उसके वकील हरीश भवानी खुद सबूतों की जांच करेंगे। विद्याधर राजभर इसके लिए राजी हो गया और दोनों कांदीवली में विद्याधर राजभर के गोदाम में जा पहुँचे। लेकिन यहाँ पहुँचते ही कहानी में नया ट्विस्ट आ गया। विद्याधर राजभर और हेमा उपाध्याय में रुपयों को लेकर बहस होने लगी और गुस्से में विद्याधर राजभर ने हेमा उपाध्याय को चांटा रसीद कर दिया। अब हेमा उपाध्याय के भी तेवर बदल गए और वो भी विद्याधर राजभर को थप्पड़ मार बैठी और बस यहीं गुस्से के माहौल में दोहरे कत्ल की ज़मीन तैयार हो गई। विद्याधर राजभर ने साधु राजभर समेत अपने 2 मुलाजिमों को इशारा किया और इसके बाद तीनों ने वेयरहाउस में रखा क्लोरोफॉर्म सूंघाकर पहले हेमा उपाध्याय को बेहोश किया और वारदात का चश्मदीद होने की वजह से हरीश भवानी को भी क्लोरोफॉर्म सूंघाकर बेहोश कर दिया और फिर एक एक कर दोनों का गला घोंटकर कत्ल कर दिया गया। लेकिन क्या इस दोहरे कत्ल की कहानी इतनी भर है या फिर सच कुछ और है? क्योंकि शक के दायरे से हेमा उपाध्याय का पति चिंतन उपाध्याय भी बाहर नहीं था। लिहाजा पुलिस ने हेमा उपाध्याय के पति चिंतन उपाध्याय से भी पूछताछ शुरू की। पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि हेमा से उसके संबंध ठीक नहीं थे और इसलिए हेमा उपाध्याय तलाक चाहती थी। हेमा उपाध्याय के प्रति वह काफ़ी क्रूर तो थे ही, उनकी सोच भी पत्नी के प्रति बेहद घटिया थी। हालांकि चिंतन उपाध्याय ने पुलिस को बताया कि हेमा उपाध्याय उससे हमेशा गाली देकर बात करती थी और वह बहुत ही अमानवीय थी। तलाक के बावजूद चिंतन उपाध्याय और हेमा उपाध्याय जुहू के एक ही घर में अलग अलग रहते थे। तलाक के बाद हेमा ने चिंतन से 1 लाख रुपए प्रतिमाह गुजारा भत्ता के रूप में मांगे थे। कोर्ट ने आखिरी फैसला आने तक चिंतन को हेमा को प्रतिमाह 40,000 रुपये देने का आदेश दिया था। चिंतन ने गुजारा भत्ता के रूप में अब तक 16,500,000 रुपये हेमा को दे दिए थे। मर्डर से कुछ दिन पहले चिंतन ने 5 किस्तों का एक साथ 2 लाख रुपये का चेक भी दिया था और इसी दौरान हेमा ने फैमिली कोर्ट में जनवरी 2015 में एक और याचिका भी दी थी।
और अदालत से अनुरोध भी किया था कि फाइनल सेटलमेंट के रूप में चिंतन उसे 5 करोड़ रुपए दें। यदि चिंतन इतनी रकम ना दे पाए तो फिर हर महीने 5 लाख रुपए दें। चिंतन का फैमिली कोर्ट में केस लड़ते लड़ते 10 लाख रुपए और सुप्रीम कोर्ट में 5 लाख रुपए खर्च हो चुका था। गुजारा भत्ता और कानूनी लड़ाई में इतने रुपए खर्च होने से वह परेशान हो गए थे। माना जा रहा है कि इस वजह से उसने विद्याधर के जरिए हेमा के कत्ल की साजिश रची थी। चूंकि वारदात वाले दिन हेमा के साथ उनके वकील हरीश भवानी भी थे और इसीलिए चश्मदीद गवाह को खत्म करने के लिए भवानी को भी मौत के मुंह गुजरना पड़ा और उनका भी मर्डर हो गया। चिंतन ने पूछताछ में कबूल लिया कि उसने विद्याधर के साथ मिलकर 3 महीने पहले हेमा की हत्या की साजिश रची थी। दावे के मुताबिक उसने पुलिस को बताया कि हेमा के लगातार मुकदमा और पैसों की मांग से वह बेहद ही तंग आ चुका था और इसीलिए उसने हेमा की कत्ल का फैसला लिया और इस तरीके से एक आर्टिस्ट का कत्ल हो गया। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपके कमेंट्स आगे आने वाले वीडियोस के लास्ट में ज़रूर दिए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कहानी में लास्ट तक जुड़े रहने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं क्राइम की एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।